हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आई क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं 2 दिन के न्यूज़पेपर के एनालिसिस। पहले हम लोग करेंगे अक्टूबर 3 और फिर हम लोग करेंगे 4 अक्टूबर यानी कि आज के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और इन दोनों दिनों के न्यूज़पेपर में से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आया हूं, क्योंकि हमारे पास 1-2 दिन की पेंडेंसी चल रही थी। तो आज मैंने सोचा कि उस पेंडेंसी को क्लियर कर देता हूं। आज मुझे थोड़ा सा समय मिला है तो बचा हुआ काम भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कल से हम लोग रेगुलर यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। जो हमारे बच्चे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर हैं वो तो देखते ही हैं। जो लोग रेगुलर नहीं है, जो पहली बार चैनल पे आए हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लोग आपके लिए बढ़िया कंटेंट यहाँ पे लेके आते हैं। और अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी करते हो स्पेशली, फिर तो आपके लिए न्यूज़पेपर की एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपका प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू बहुत सारा यहाँ पे कवर हो जाता है। हर जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 सब कवर हो जाता है न्यूज़पेपर से। सिर्फ और सिर्फ 3 महीने आप रेगुलर न्यूज़पेपर एनालिसिस देख लीजिए। 3 महीने में आपको अपनी प्रेपरेशन में इतना ज़्यादा फर्क नजर आएगा ना कि मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। 3 महीने सॉरी 3 महीने में आप खुद मुझे बोलोगे कि सर न्यूज़पेपर एनालिसिस ने आपकी प्रेपरेशन में कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है। चलिए, ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, सीधा काम की बात करते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कल वाला न्यूज़पेपर। कल वाली न्यूज़पेपर में जो सबसे पहली खबर आती है फ्रंट पेज पे, वो है सीजीआई ने एक बयान दिया है। देखिए, पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि जो हमारा कोलेजियम है, उसने बहुत सारे लोगों के नाम रिकमेंड किए। पहले तो उसने सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस के नाम को क्लियर किया, मतलब रिकमेंड किया सरकार को। दूसरे केस में उसने 68 हाई कोर्ट के जजेस को नाम को दिया। तीसरी स्टेज में उसने 16 और जजेस को दिया। मतलब आप ये कह सकते हो कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, जो कोलेजियम सिस्टम है, उसने अभी ये ठान लिया है कि बहुत सारी वैकेंसीज को फुलफिल कर देना है। क्योंकि हमारे जो कोर्ट्स के अंदर जो पेंडेंसी है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि हमारे यहाँ पे जजेस की वैकेंसी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि जो कोलेजियम सिस्टम होता है सुप्रीम कोर्ट में, जिसके अंदर एक सीजीआई होते हैं, 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, ये उन नामों को करते हैं, सरकार को रिकमेंड करते हैं। सरकार उसके बाद इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करती है, जैसे हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया है ना, वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि जजेस के ऊपर कोई करप्शन वगैरह के चार्जेस तो नहीं है, या फिर कोई सेक्सुअल हरासमेंट का केस नहीं है, उस तरह के उनको करता है। उसके बाद जब गवर्नमेंट को लगता है कि नाम बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है, तो वो नाम सरकार क्लियर कर देती है, उस मतलब उन जज को अपॉइंट कर देती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। बहुत बार सरकार उन नामों को रिकमेंड नहीं करती है, या फिर वो कॉलेजियम को बोलती है कि सर ये नामों पे हमें आपत्ति है, प्रॉब्लम है, आप इन नामों को चेंज कर दीजिए। अब वो कॉलेजियम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस नाम को चेंज करेगा कि नहीं करेगा। अगर वो उस नाम को चेंज नहीं करता है तो वो दोबारा से वो प्रपोजल गवर्नमेंट के पास भेजता है कि देखिए, आपने हमें रिकमेंडेशन दी थी, हम लोगों ने आपकी रिकमेंडेशन मान ली है या नहीं मानी है, दोनों केस में आप इन नामों को क्लियर कर दीजिए। अभी वो सरकार उस नाम को क्लियर करेगी। गेटिंग दिस पॉइंट? यानी कि सरकार उस नाम को रिजेक्ट नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि कोई भी ऐसा टाइम फ्रेम फिक्स नहीं किया गया है जिस टाइम फ्रेम में सरकार को नाम क्लियर करना है। वो उसमें 6 महीने भी लगा सकती है, साल भी लगा सकती है, 2 साल भी लगा सकती है। इसी वजह से जो कॉलेजियम नाम रिकमेंड करता है, कई बार सरकार उसमें बहुत लंबा समय ले लेती है उसके नाम को क्लियर करने के लिए। इसी मामले में जो है ये पूरा आज का आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने कहा है कि उन्होंने पिछले दिनों 106 नामों को रिकमेंड किया था सरकार को, जिनमें से अभी तक सरकार ने सिर्फ और सिर्फ 7 जजों को और 1 चीफ जस्टिस को ही क्लियर किया है। मतलब सिर्फ 8 नामों को क्लियर किया है आउट ऑफ 106। सरकार ने कहा है कि देखिए, बचे हुए जजेस के ऊपर हम लोग इंटर इंक्वायरी कर रहे हैं, जैसे ही रिपोर्ट आती है तो उनके नामों को भी क्लियर कर देंगे। लेकिन मुद्दा यही है कि सरकार और जुडिशरी दोनों आपस में मिलकर अगर ये काम करेंगी प्रॉपर तरीके से, तो हम लोग जल्दी से वैकेंसीज को फुलफिल कर सकते हैं और जल्दी से हम लोग अपने केस की जो पेंडेंसी है उसको भी दूर कर सकते हैं। तो दोनों के मिलने जुलने से ये काम होता है, राइट? चलिए, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में क्या बताना है? आपने मुझे ये बताना है कि जो कोलेजियम सिस्टम था, देखिए कोलेजियम सिस्टम हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पे मेंशन नहीं है, लेकिन आपने मुझे ये बताना है कि जो प्रेजेंट में जो कोलेजियम सिस्टम चल रहा है, ये कौन से, देखिए हमारे यहाँ पे 3 जजेस केस हुए हैं, कौन से जजेस केस के अंडर में आता है और कौन से ईयर में वो जजेस केस हुआ था, ये आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए अगली न्यूज है, वो भी फ्रंट पेज से है। क्या कह रहा है? ऑस्ट्रेलिया रेड फ्लैग्स ड्राफ्ट ई कॉमर्स रूल्स विल रेज
ट्रेड बैरियर्स। इस रेड फ्लैग का मतलब क्या होता है? अगर आप फुटबॉल का मैच देखते हो तो वहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई प्लेयर जब कोई थोड़ा सा खराब बिहेव करता है या थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट करता है तो रेफरी उसको एक रेड कार्ड दिखा देता है। तो ये रेड कार्ड कहीं ना कहीं कि एक वार्निंग टाइप का होता है ना, जिसमें आज जिससे आप थ्रेटन होते हो, फियर होते हो, या वार्निंग टाइप का होता है। ऑस्ट्रेलिया ने भी एक रेड फ्लैग दिखाया है। किसको दिखाया है? हम लोगों ने पिछले साल सरकार ने यानी कि जो ई कॉमर्स रूल पास किए थे, जो गाइडलाइंस दी थी, उसमें ऑस्ट्रेलिया खुश नहीं है, क्योंकि जो कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट ने वो पिछले साल इशू किए थे। किस लिए कि देखिए उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो ई कॉमर्स कंपनी जैसे अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है, उनकी जो ऑपरेशन है उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स थी। देखिए एक दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। उसमें एक प्रोविजन डाला गया था जिसे कहा गया था फॉल बैक रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, फॉल बैक। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं प्रीवियसली बहुत बार। अगर उसका कमेंट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाके क्लिक करके आप प्रॉपर्ली देख सकते हो। फॉल बैक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई, जैसे मान लो आपने कोई अमेजोन से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया और वो प्रोडक्ट जो है वो डिफॉल्ट हो जाता है, तो उस केस में वो सेलर की बजाय अमेजोन रिस्पॉन्सिबल होगा। ऐसा नए रूल के अंदर आया गया था, जिसकी वजह से फ्लिपकार्ट और अमेजोन, ये ई कॉमर्स कंपनी है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करी। इन्होंने कहा था कि नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए हम उस सामान को बना थोड़ी रहे हैं, वो तो सेलर है, हम तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। तो इसके लिए उसको लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। एक प्रॉब्लम थी फ्लैश सेल्स को लेके, है ना। कई बार आता है ना वो बिग बिलियन सेल आती है अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, सरकार उसके ऊपर भी बैन लगाने की रूल था इसके अंदर में। तो इन सारी चीज़ों को लेके जो स्पेशली जो हो ई कॉमर्स कंपनी है या फिर जो छोटे सेलर्स होते हैं, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेज होती हैं, उनको लेके थोड़ा सा यहाँ पे इशू चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ आपको पता है कि हम लोग अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी प्रॉब्लम जो है वो जाहिर की है इंडिया को कि देखिए आप इसको हटाइए यहाँ से, क्योंकि ये प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं फ्यूचर में हमारे इकोनॉमिक रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, उसको लेके था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे क्या है? पीएम मैसेजेस फॉर वीमेन, सून यू विल हैव टू ट्रैवल, यू वोंट हैव टू ट्रैवल फॉर वाटर। देखिए क्या हुआ, उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया, जल जीवन मिशन ऐप, ठीक है, एंड राष्ट्रीय जल जीवन कोष, उन्होंने इसको लॉन्च किया। उस लॉन्च के पीरियड टाइम पे उन्होंने ये कहा कि हम लोग जल्दी से जल्दी इंडिया में हर घर के अंदर पीने का पानी पहुंचाएंगे, पाइप वाटर पहुंचाएंगे, जिससे जो महिलाएं होती हैं, जो देश की जो महिलाएं हैं, उनको बहुत दूर तक ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा पानी लेके आने के लिए। ठीक है, ये उन्होंने कहा है। बाकी इसमें और कुछ खास न्यूज़ में है नहीं, क्योंकि अभी देखिए स्वच्छ भारत मिशन 2 और अमृत, है ना, अमृत 2, इनको भी तो लॉन्च किया गया है, अमृत 2.0। इसमें सरकार ने वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात की है, प्लास्टिक मैनेजमेंट के बारे में बात किया है ना, तो वो एक अलग से मुद्दा है। ये जल शक्ति वाला मुद्दा अलग से रहता है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ क्या कहती है? अगली न्यूज़ कहती है ये वेस्ट बंगाल से आती है न्यूज़। वेस्ट बंगाल में एक रिवर है जिसको कहा जाता है सोरो ऑफ बंगाल। रिवर का नाम क्या है? दामोदर। दामोदर। पहले बहुत फ्रीक्वेंटली फ्लड आता था यहाँ पे और हजारों लोग डिस्प्लेस हो जाते थे, मर भी जाते थे। लेकिन 1948 में हम लोगों ने क्या किया, दामोदर रिवर के ऊपर डैम बना दिए, कई सारे डैम बनाए, जिसे कहा गया दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, डीवीसी। आपने अपनी ज्योग्राफी में इसके बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। ये डीवीसी ओरिजिनल मॉडल नहीं है, डीवीसी एक दूसरे मॉडल की कॉपी है जो यूएसए के अंदर लगाया गया था। ओके, यूएसए के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है जहां पे इसी तरह का प्रोजेक्ट लगाया गया था, हम लोगों ने उसकी हूबहू यहाँ पे कॉपी कर दिया। आप मुझे उस रिवर का नाम बताओगे जो यूएसए के अंदर है? पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब ये जो दामोदर रिवर वैली कॉर्पोरेशन है, इसकी वजह से बहुत सारी चीजें हुई। एक तो वहाँ पे फ्लड कंट्रोल हो गया, इरिगेशन के लिए हमें वाटर मिलने लगा, बिजली हम लोग वहाँ पे प्रोड्यूस करने लगे, तो मल्टीपर्पज ये प्रोजेक्ट था। ओके, अभी वहाँ पे फ्लडिंग आई है रिसेंटली वेस्ट बंगाल में, तो ममता बनर्जी ने कहा है कि जो डीवीसी है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, उसकी प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्लड आया है। हालांकि इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में ही है। चलिए एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आप मुझे ये बताओगे कि दामोदर रिवर कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है? ठीक है, कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है? दैट इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ किसकी ट्रिब्यूटरी है और यूएसए के अंदर वो कौन सी रिवर है जिसके बेसिस पे ये लगाया गया है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन, चलिए वो आ गया दिमाग में तो पूछ लेता हूँ। दामोदर को कहा जाता है सोरो ऑफ बंगाल, ऐसे ही एक रिवर है जिसे कहा जाता है सोरो ऑफ बिहार।
उसका नाम भी बता दो कि कमेंट सेक्शन में, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ जो आई है वो तो ये खास न्यूज़ नहीं है, ये एडिटोरियल सेक्शन में पूरा पॉलिटिकल न्यूज़ है। ये भी पॉलिटिकल न्यूज़ है, छोड़ सकते हो ये पूरा पॉलिटिकल। हालांकि अगर आपके पास समय है तो इसको पढ़ लीजिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको मिलेगा पढ़ने को। समय है तो पढ़ लीजिए, अदरवाइज छोड़ सकते हो। कि गांधी जी की जो मूर्ति लगाई गई है पार्लियामेंट के अंदर, उसके पीछे की कहानी एक इंटरेस्टिंग सी, आप इसको पढ़ सकते हो अगर आपका मन है तो। ये भी कोई खास एडिटोरियल नहीं है आज का दिया हुआ है। देशभक्ति कैन पैट्रियटिज्म बी इन्वोक्ड, इनका कहने का मतलब ये है कि जो देशभक्ति होती है, जो पैट्रियटिज्म होता है, क्या वो आपके अंदर इंटरनली होता है या फिर वो आपके अंदर बाहर से भी उसको इन्वोक किया जा सकता है। कुछ एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे आप मूवी हॉल में मूवी देखने जाते हो, मूवी हॉल में मूवी देखने से पहले वहां पे राष्ट्रगान चलाया जाता है, जिसमें सभी लोग खड़े होते हैं और राष्ट्रगान गाते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, अपने आपके विचार हो क्या है। आपको क्या लगता है कि इसकी वजह से लोगों के मन में देशभक्ति की भावना इंक्रीज होती है, या फिर आपको क्या लगता है कि ये प्रोविजन जब नहीं था तो क्या लोग कम देशभक्त थे? क्या मूवी हॉल में इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद ज्यादा देशभक्ति आ गई है? बहुत सारे लोग इस चीज को पसंद भी नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए जब राष्ट्रगान चल रहा होता है ना, बहुत सारे लोग एंट्री कर रहे होते हैं सिनेमा हॉल में, डिस्टर्बेंस होती रहती है, तो प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो आप लोग। तो एक वो सारी चीजें हैं। तो इस पूरे आर्टिकल में एक यही क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या बाहर से देशभक्ति को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है या फिर वो आपके अंदर खुद ही होती है। जैसे हमारे स्कूल में मोरल साइंस पढ़ाया जाता है ना, और मोरल साइंस एक ऑप्शनल टाइप का सब्जेक्ट है, कोई कंपलसरी टाइप का सब्जेक्ट नहीं है। तो क्या मोरल साइंस किताबों में पढ़ाने से आप ज्यादा मोरल हो सकते हो, या फिर वो अपनी सोसाइटी में जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके जो सोसाइटी है, आसपास के लोग हैं, वो जब पेट्रियोटिक होते हैं, वो जब मोरल होते हैं, तब आप मोरल होते हो। आप अपनी समझ से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कमेंट सेक्शन में बताएं कि मोरालिटी वो बाहर से आ सकती है या फिर मोरालिटी वो आपके अंदर से ही होती है। देशभक्ति भी उसका ही पार्ट है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। लेट्स सी कितना बच्चा कमेंट करते हैं यहाँ पे। चलिए अगली जो न्यूज है वो कहां से है, वो आती है रेट्रो टैक्स। इसे हम जीएस पेपर 3 से कवर करते हैं। क्या कह रहा है? रीपेमेंट टाइमलाइन फॉर द गवर्नमेंट आउटलाइन कंपनीज टू नोटिफाई फॉर इंडेमनिटी। ये जो है थोड़ा पुराना मुद्दा है, ये वोडाफोन का मुद्दा है। दो कंपनी है, एक का नाम है वोडाफोन, एक का नाम है केन। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैसे वोडाफोन का एग्जांपल देता हूं, एक उससे पहले एक हज कंपनी हुआ करती थी, राइट। हज कंपनी की जो मेजर कंपनी थी वो किसी और लाइक हांगकांग के अंदर सिचुएटेड थी। अब वोडाफोन ब्रिटेन की कंपनी है, और जो हज कंपनी थी वो कंपनी थी हांगकांग की। तो वोडाफोन ने हज कंपनी को खरीद लिया इन हांगकांग। अब ये सारी की सारी डील इंडिया से बाहर हुई, इंडिया में डील नहीं हुई है। फाइनली जो इंडिया के अंदर जो कंपनी थी हज एसआर इंडिया लिमिटेड, उसके पूरे शेयर्स वोडाफोन के पास चले गए। सरकार ने ये कहा कि क्योंकि ये इंडियन की कंपनी है इसलिए आप हमें टैक्स दीजिए। वोडाफोन ने कहा कि हम आपको टैक्स नहीं देंगे क्योंकि ये सारी डीलिंग इंडिया से बाहर हुई है। ये पूरे का पूरा मामला था, कई हजार करोड़ रुपए का टैक्स लगा दिया था वोडाफोन के ऊपर। अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में वोडाफोन के पक्ष में फैसला सुनाया और ये कहा कि आप कोई भी टैक्स मत दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई ऐसा कानून ही नहीं है इनकम टैक्स के अंदर जिसमें आपको देना पड़े। अब उसमें क्या किया सरकार ने, जब कांग्रेस की सरकार थी, प्रणब मुखर्जी जी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया था इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट करने के बाद 2012 में। और इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव मतलब प्रीवियस डेट से टैक्स लगा दिया था वोडाफोन के ऊपर। ये मामला काफी दिनों से खींच रहा था, चल रहा था। इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट की जो इमेज है दुनिया में वो भी थोड़ी डिटीरियोरेट हो रही थी, वो पूरे का पूरा मामला चल रहा था। लेकिन अभी मोदी सरकार ने दोबारा से उसके अंदर अमेंडमेंट करके उसको जो है हटा दिया है प्रोविजन को। तो अभी वोडाफोन या जो केन इंडिया कंपनी है उसको इस तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे कई सारी चीज़ें होंगी। इसमें एक तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट का माहौल अच्छा बनेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, है ना, और थोड़ा थोड़ा चीज़ें वो सब यहाँ पे रहेंगी। ठीक है, चलिए आगे दुनियादारी में यहाँ से कोई खास न्यूज़ नहीं है, तो इसको हम लोग कंप्लीटली छोड़ सकते हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव से कोई खास न्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका स्पोर्ट्स न्यूज़। स्पोर्ट्स न्यूज़ में कुछ खास हम लोग करते नहीं हैं। तो ये हो गया हमारा 3 तारीख का न्यूज़पेपर एनालिसिस। अभी हम लोग जाते हैं 4 तारीख के, यानी कि आज के न्यूज़पेपर के एनालिसिस मंडे को। तो मंडे के एनालिसिस में क्या है, एक बड़ा मुद्दा एक उछला है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है। अगर आपको अंदाज़ा हो तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पनामा पेपर्स के बारे में। आप बोलोगे सर ये पनामा पेपर क्या है? पनामा पेपर कुछ साल पहले लीक हुआ था। पनामा एक टैक्स हेवन कंपनी है, एक टैक्स हेवन कंट्री है, जहाँ पे बहुत सारे लोग टैक्स को बचाने के लिए, टैक्स को इवेड करने के लिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। फर्जी कंपनियां बना के बेसिकली वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। ये चीज़ हो गया।
इसे कहते हैं टैक्स हेवन। टैक्स हेवन, बहुत सारे टैक्स हेवन है दुनिया में। टैक्स हेवन उसको बोलते हैं जहाँ पे टैक्स की रेट बहुत ज़्यादा कम होती है, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, और जहाँ पे जैसे मान लो इंडिया से किसी आदमी ने टैक्स हेवन के अंदर कंपनी वहाँ पे खोल रखी है, मॉरिशस के अंदर समझ लिए, क्योंकि मॉरिशस भी एक टैक्स हेवन है, तो वो उसकी जानकारी भारतीय सरकार को नहीं देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो टैक्स बचाने के लिए इन कंट्रीज में अपना अकाउंट खोल लेते हैं थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ लेयरिंग ऑफ द कंपनीज। तो पनामा इशू हुआ था कुछ साल पहले, अभी एक नया इशू है जिसे कहा गया है पेंडोरा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? पेंडोरा। इसमें बहुत सारे इंडियंस का नाम आया है जिन्होंने वहां पे फर्जी जाली कंपनियां लगा के बहुत सारा पैसा वहां पे जमा किया हुआ है। देखिए किस किस के नाम आए हैं। अनिल अंबानी का नाम आया है, जैकी श्रॉफ का नाम आया है, विनोद अदानी का नाम आया है, सचिन तेंदुलकर का नाम आया है, जो मुझे पढ़ के बहुत ज़्यादा शौक लगा। पनामा पेपर के अंदर अमिताभ बच्चन का, ऐश्वर्या राय का नाम आया था, इसमें सचिन तेंदुलकर का नाम आया है। कई सारी फर्जी कंपनियां हैं जिसमें सचिन तेंदुलकर डायरेक्टर थे, उसके ओनर थे या शेयर होल्डर थे। सचिन तेंदुलकर, इनकी वाइफ और इनके फादर इन लॉ। तो कहने का मतलब ये है कि एक भारत रत्न इनको मिला हुआ है। ऐसा इंसान जिसको भारत रत्न मिला हुआ है और वो इस तरह की अगर चीज़ें कर रहा है, तो यार फिर ऑनेस्टी से तो विश्वास आदमी का उठ ही जाएगा ना। कितने बड़े रोल मॉडल है ये हम लोगों के लिए। खैर वो एक पूरा अलग मामला रहेगा, लेकिन आपको टैक्स हेवन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। टैक्स जैसे पनामा हो गया, मॉरिशस हो गया, हांगकांग हो गया, वर्जिन आइलैंड हो गया, केमन आइलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ये सब के सब जो है आपके, और भी बहुत सारी कंट्री हैं, बहामस हो गया, इन्हें टैक्स हेवन कहा जाता है। यहाँ पे टैक्स की रेट ऑलमोस्ट जीरो होती है, और वहाँ पे आपको कंपनी खोलने के लिए प्रेजेंस भी होने की जरूरत नहीं है। ये भी बड़ी बात है वहाँ पे। ठीक है, चलिए एक और बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। अभी फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था यूपी में, वहाँ पे कोई मंत्री जी विजिट करने के लिए गए थे, तो उनकी गाड़ी किसानों के ऊपर चढ़ गई। गलती से चढ़ाई या अपने आप चढ़ी वो हमें नहीं पता फिलहाल, लेकिन उसमें 4 किसानों की मौत हो गई। उसके बाद किसानों ने थोड़ा वायलेंट हो गए और 4 लोग वहाँ पे और मारे गए उस वायलेंस में। तो 8 लोग के लगभग लोग मारे गए हैं। बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। किसान अपने मुद्दे के लिए वहाँ पे बैठे हैं, प्रॉपर तरीके से उनको भी बातचीत करनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से सरकार को भी बात करनी चाहिए। बातचीत करके आप हल निकालिए। अब यहाँ पे हमारे लिए क्या है, देखिए जीएस पेपर 4 में बहुत बार क्या केस स्टडीज आती हैं। वो केस स्टडीज ना ऐसी ही आती हैं, आपसे वो क्वेश्चन, इसी एग्जाम्पल से वो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया में डीएम हो या एसपी हो, वहाँ पे कुछ किसान धरने पे बैठे हुए हैं, वायलेंस हो जाता है, आप उसको कैसे डील करोगे, आपके पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, उन ऑप्शन में के बेसिस पे आप कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन लेते हो, और आपका जो एक एथिकल डायलेमा है वो क्या है, ये केस स्टडी वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो यही क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछता हूं, अगर आप वहां पे एसपी होते हो इस समय और वहां पे ये सब चीजें हो जाती हैं, वायलेंस हो जाता है, आप क्या एक्शन लोगे? आप अपनी समझ से कमेंट सेक्शन में बताइए। ये आपका एक जीएस पेपर 4 का केस स्टडी का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, चलिए आज के पूरे न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस वाले पगला गए हैं। इन्होंने पूरा न्यूज़पेपर सिर्फ इस ही न्यूज़ से कवर किया हुआ है, पेंडोरा पेंडोरा पेंडोरा। आप कहीं भी देख लीजिए, देखिए ये भी पेंडोरा पेंडोरा, ये भी पेंडोरा, हर जगह भी यह पेंडोरा ही आपको नजर आएगा, सेकंड पेज पे पेंडोरा। और इसको ये कई दिनों तक लगातार देने वाले हैं, क्योंकि जब पनामा पेपर का खबर आई थी उस समय पे भी इन्होंने कई दिनों तक पनामा पेपर के न्यूज़ चलाया था। देखिए ये भी पेंडोरा के बारे में है भैया, ये भी पेंडोरा के बारे में, ये भी पेंडोरा के, हर न्यूज़ आपको पेंडोरा के, देखिए ये भी पेंडोरा, ये भी पेंडोरा, एवरी न्यूज़, ये जैकी श्रॉफ वाली न्यूज़ भी पेंडोरा के बारे में दी हुई है। हाँ, आज का एडिटोरियल बिल्कुल हटके है पेंडोरा से, इसको मैं थोड़ी देर में करवाऊंगा। आगे बढ़ के थोड़ा सा देखते हैं पहले। ठीक है, चलिए इसमें तो ये कोई खास न्यूज़ नहीं है हमारे पर्सपेक्टिव से एग्जाम के। ये तो आप देख सकते हो कि एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, जे&के के अंदर बेसिकली एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है एनआईए, इसने वहाँ पे छापेमारी की है। कुछ जो ट्रेडर्स थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे पाकिस्तान के साथ, कुछ पेपर वगैरह वहाँ पे इन्होंने सीज किए हैं, और कुछ इलीगल एक्टिविटी वो लोग कर रहे थे। खैर आप सोचोगे कि सर ये न्यूज़ मेरे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, क्योंकि जीएस पेपर 3 में हम लोगों को इंडिया की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के बारे में पढ़ना रहता है, जिसमें सीबीआई हो गया,
NIA इज ऑल्सो देयर, रॉ इज ऑल्सो देयर, और बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं। NIA क्या है? जब मुंबई अटैक हुआ था 2008 में, उसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को उसको एस्टेब्लिश किया गया था। ओके, एक तो आपको ईयर याद रखना है। एक आपको ये याद रखना है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है, जब ये किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्टिगेट करती है किसी केस के अंदर, तो इसको स्टेट्स की परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ये एक एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को के लिए बनाई गई थी, है ना। उसके लिए इसको बनाया गया था 2008 में। लेकिन रिसेंटली इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया। ओके, अमेंडमेंट के बाद इसको कुछ और पावर दे दी गई, जैसे काउंटर फीटिंग करेंसी जो होती है, मतलब नकली नोट होते हैं, उसको भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ठीक है, अभी NIA आउट ऑफ इंडिया अगर कोई क्राइम होता है उसके अंदर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ठीक है, गेटिंग द साइबर सिक्योरिटी को लेके जो साइबर टेररिज्म है उसको भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो इसका जो स्कोप है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया है। NIA के लिए स्पेशली सरकार के पास ये पावर है कि वो स्पेशल कोर्ट्स बना सकती है, स्पेशल कोर्ट्स, ताकि जल्दी से जल्दी फैसला आ सके। NIA के बारे में थोड़ा सा पढ़िए, आपके जो नोट्स हैं उसमें NIA के बारे में लिखिए, CBI के बारे में लिखिए, RAW मतलब रॉ के बारे में लिखिए, ताकि वो आपका एक टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है, तो GS पेपर 3 से। उसके अलावा ये पूरा पॉलिटिकल न्यूज़ है, कोई काम की हमारे नहीं है। एक्सप्लेन सेक्शन में भी पेंडोरा के बारे में ही दिया हुआ है। व्हाई डू द पेंडोरा पेपर्स मैटर, हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड में आइए कोई न्यूज़ हमारे लिए खास नहीं है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से सब इंटरनेशनल न्यूज़ है, इंडिया वाला कोई खास आज इसमें है नहीं। ठीक है, चलिए इकोनॉमी वाला थोड़ा पोर्शन आप देख सकते हो, यहाँ पे एक न्यूज़ दिया हुआ है, वो कह रहा है फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया में ये थोड़ा कम हो गया है, लगातार तीसरे हफ्ते हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम हो गया है। ठीक है, पहले कितना था, मतलब 997 मिलियन डॉलर कम हो गया है। देखिए, ये आपसे कोई एग्जाम में पूछने वाला नहीं है कि कितना कम हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए कि फॉरेक्स रिजर्व के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, ये आपसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। इसके अंदर आता है आपका फॉरेन करेंसी एसेट्स, जैसे डॉलर, पाउंड, वो सब इसके अंदर आता है। एक आता है इसके अंदर गोल्ड, गोल्ड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फॉरेक्स। SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, रिजर्व ट्रांच पोजीशन, ये जो SDR और रिजर्व ट्रांच पोजीशन होता है ये IMF के साथ होता है हमारा। हर कंट्री का जो IMF का मेंबर होता है उसकी कुछ एक रिजर्व मनी होती है जो IMF के पास रखी जाती है अकॉर्डिंग टू द कोटा। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जरूरी क्यों है, ये बहुत शानदार चीज यहाँ से बताया हुआ है। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर आपके पास होता है ना, तो आपको एक कुशन मिल जाता है। जैसे मान लो इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आ जाता है, तो उस केस में इंपोर्ट बिल आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का देके कर सकते हो। मतलब देखिए, थोड़े कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होगी, सिंपल बताता हूँ। जब भी आप जैसे जब भी हम लोग किसी फॉरेन कंट्री से कोई सामान खरीदते हैं तो उसको डॉलर में पे करते हैं। तो अगर इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व होगा तो डेफिनेटली हम उसको पे कर पाएंगे, और अगर फॉरेन रिजर्व नहीं होगा तो कैसे पे करेंगे भैया। और इंडिया क्रूड ऑयल के लिए इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और क्रूड ऑयल के लिए हमें पेमेंट डॉलर में पे करनी पड़ती है, फॉरेन करेंसी में पे करनी पड़ती है। इसीलिए अगर, और इंडिया की पूरी इकोनॉमी क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंड करती है, इसीलिए हमारे पास फॉरेन रिजर्व होना चाहिए ताकि हम जो इंपोर्ट है उसका बिल पे कर सके। ठीक है, उसके अलावा और भी कई चीजें होती हैं। अगर आपके पास फॉरेन रिजर्व अच्छा होता है तो फॉरेन कंट्रीज में आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी जो इमेज होती है वो अच्छी होती है, आपकी कंट्री के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है, राइट। जैसे रिजर्व बैंक, हु इज द कस्टोडियन ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन रिजर्व। ठीक है, तो थोड़ा सा फॉरेक्स के बारे में भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा ये न्यूज़ हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि जो ये जो हैं मिस ये जो मैडम है क्रिस्टीना जॉर्जीविया, ये पहले वर्ल्ड बैंक की CEO हुआ करती थी। जब इन्होंने वहाँ पे गड़बड़ घोटाला किया था भैया, करप्शन का चार्ज इनके ऊपर लगा हुआ है, तो अब एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बैठेगी जो इनके करप्शन के बारे में बात करे। अब बोलोगे सर क्या करप्शन है, पहले आपको मैं करवा चुका हूँ। जब ये वर्ल्ड बैंक, देखिए वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट इशू करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, राइट। इन्होंने क्या किया, अपने स्टाफ को बोल के चाइना की रेटिंग को इंप्रूव करवा दिया, ये इनके ऊपर चार्जेस हैं। देखना, सऊदी अरेबिया को भी करवाया था, चाइना वाला मेजर यहाँ पे रोल है। इन्होंने थोड़ा पेपर वर्क के अंदर वह गड़बड़ किया था उसकी वजह से। ठीक है, तो वो एक अलग न्यूज़ हो गया। आज का एडिटोरियल क्या कहता है, एडिटोरियल कहता है द स्टेइंग द ग्रीन कोर्स। ठीक है, देखो इसको मैं आपको अलग से करवाता हूं, क्या कह रहा है स्टेइंग द ग्रीन कोर्स। देखिए, जैसे इकोनॉमी के अंदर बूम पीरियड और बस्ट पीरियड आता है,
ऐसे ही एनर्जी मार्केट के अंदर भी बूम पीरियड और बस्ट पीरियड आता है। बूम पीरियड वो होता है जब आपकी इकोनॉमी बहुत ऊपर गई होती है, बस्ट पीरियड वो होता है जब आपकी इकोनॉमी बहुत बॉटम पे होती है। ऐसे ही एनर्जी मार्केट में भी होता है। एक समय ऐसा आता है जब एनर्जी मार्केट बहुत ऊपर होती है, एक समय ऐसा आता है जब एनर्जी मार्केट बहुत बॉटम पे होती है। इस समय एनर्जी मार्केट में बूम आया हुआ है। अगर आप ब्रिटेन की बात करो, चाइना की बात करो, वर्ल्ड ओवर की बात करो ना, तो एनर्जी बहुत महंगी हो गई है। पेट्रोल, डीजल, कोल और सबसे बड़ी बात है नेचुरल गैस। तो यहाँ पे नेचुरल गैस की बात ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखिए, नेचुरल गैस भी महंगी हो गई है, कोल भी महंगा हो गया, डीजल भी महंगा हो गया, पेट्रोल भी महंगा हो गया, हमारा पूरा क्रूड ऑयल ही महंगा हो गया है। जिसकी वजह से अब जब आपका कोल और पेट्रोल महंगा हो जाता है तो लोग नेचुरल गैस की तरफ मूव करने लग गए। और नेचुरल गैस इज कंपैरेटिवली क्लीन एज कंपेयर टू कोल, पेट्रोल एंड डीजल। क्लीन एनर्जी है। तो ग्रीन ट्रांजिशन वाले फेज से हम लोग गुजर रहे हैं। भैया, जब पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है, कोल महंगा हो गया, तो कम से कम नेचुरल गैस का यूज करो। कम से कम क्लाइमेट चेंज फ्रेंडली तो है, क्लाइमेट फ्रेंडली तो है कम से कम। तो यही बात ये लोग कर रहे हैं कि देखिए, चाहे आपने किसी बहाने से किया हो, लेकिन जब आप नेचुरल गैस की तरफ शिफ्ट हो गए हो तो कम से कम अभी इसके शिफ्ट रहिए, इसको दोबारा चेंज मत कीजिए। लॉन्ग टर्म अभी हम लोगों को क्योंकि डीकार्बनाइजेशन करना है, 2050 तक हम लोगों को नेट जीरो भी लेके जाना है, एमिशन, क्लाइमेट चेंज वाली भी प्रॉब्लम है, और क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को टैकल करना है तो नेचुरल गैस एक बहुत बड़ा टूल हो सकता है। अभी क्योंकि पेट्रोल और कोल के दाम महंगे हो गए हैं तो नेचुरल गैस को आप बढ़ावा दीजिए, क्योंकि कोप 26 भी आने वाला है। कोप 26 कौन सी कंट्री में होगा जरा बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। इस बार कोप 26 के अंदर वो लोग इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप अपना जरा नेट जीरो डिक्लेयर कर दीजिए। भाई साहब, इंडिया ने अभी तक अपना नेट जीरो ईयर डिक्लेयर नहीं किया है, अमेरिका ने कर दिया है 2050, चाइना ने कर दिया है 2060। ये बात यहाँ पे हो गई। अब क्या कह रहे हैं कि नेचुरल गैस के जो दाम है यूरोप के अंदर वो बहुत ज्यादा हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? बिकॉज ऑफ द ग्लोबल रिकवरी। पहले तो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था, जैसे ही वैक्सीनेशन थोड़ा हुआ है तो ग्लोबल इकोनॉमी ने एकदम रिकवर करना शुरू कर दिया है, डिमांड बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गया तो प्राइस भी बढ़ गया है। दूसरी बात, ड्रॉप इन हाइड्रो पावर इन चाइना एंड ब्राजील। भैया, ये साल चाइना और ब्राजील में आ गया ड्रॉट। ड्रॉट की वजह से वहां पे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे वो बंद पड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली वहां पे ज्यादा डिमांड होगी नेचुरल गैस की, तो प्राइस तो बढ़ेगा ही। दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि यूरोप के अंदर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि एक तो देखिए, एक तो बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट स्पेशली जर्मनी और फ्रांस में वो बंद कर दिए गए हैं, और जो अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट वहां पे चल भी रहे हैं ना, वो भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज न्यूक्लियर पावर को डिस्करेज कर रही हैं। क्योंकि देखिए, फुकुशिमा में कितना बड़ा कांड हुआ था जापान के अंदर, तो डर गए हैं वो लोग, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट को शट डाउन कर रहे हैं। इस वजह से भी वहां पे एनर्जी की किल्लत हो गई है। और एक और रीजन यहाँ पे दिया हुआ है, टेक्सास। टेक्सास एक स्टेट है अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका में पड़ता है, मतलब अमेरिका के बिल्कुल साउथ साइड में पड़ता है। टेक्सास मैक्सिको के आस पास पड़ता है। यहाँ पे नेचुरल गैस के बहुत बड़े बड़े प्लांट हैं, वहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है। समस्या ये हुई कि इस बार वहाँ पे विंटर के महीने में वहाँ पे कोल्ड वेव चली, जिसकी वजह से वहाँ पे जो नेचुरल गैस के जो कुएं थे, जो वेल थे, वो जम गए, फ्रीज हो गए, और वहाँ पे प्रोडक्शन रुक गया। एक चीज़ यहाँ पे और हुई, रशिया देखिए, यूरोप जो है वो 40-50% जो नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट होती है वो रशिया के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस बार रशिया ने भी यूरोप की हेल्प नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि रशिया से जर्मनी के अंदर एक पाइपलाइन जा रही है नेचुरल गैस को सप्लाई करने के लिए। अमेरिका ने और बहुत सारी यूरोपियन कंट्री ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, जिसकी वजह से रशिया को आ गया गुस्सा। तो रशिया कह रहा है कि जब तक आप इसको प्रॉपरली तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं करोगे ना, तो मैं आपको गैस सप्लाई नहीं करूंगा। तो एक भी ये भी समस्या होगी। तो इन सारी चीजों की वजह से यूरोप के अंदर इस समय नेचुरल गैस के दाम बहुत ज़्यादा आसमान छू रहे हैं। अब इसका कंसीक्वेंस क्या होगा? देखिए, इसके कंसीक्वेंस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। हम यहाँ पे इसके पॉजिटिव कंसीक्वेंस की बात करते हैं। कैसे? जब नेचुरल गैस के दाम बढ़ गए हैं, इसका मतलब नेचुरल गैस की ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां नेचुरल गैस की प्रोडक्शन करेंगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगी, रिसर्च करेंगी, उसके अंदर डेवलपमेंट के लिए काम करेंगी। तो इससे होगा क्या? फ्यूचर में जब नेचुरल गैस की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इसका मतलब कोल और पेट्रोल की कंजप्शन कम होगी, विच इज गुड ना, क्योंकि नेचुरल गैस इज कंपेरेटिवली क्लीनर एज कंपेयर टू दोज। तो एक तो ये बेनिफिट होने वाला है। दूसरा बेनिफिट ये होने वाला है कि फ्यूचर में कंज्यूमर जो हैं वो पेट्रोल और डीजल गाड़ियां कम यूज करना शुरू कर देंगे।
वो या तो ऐसी गाड़ियां यूज करेंगे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनको खरीदेंगे, या फिर ऐसे व्हीकल्स को चलाएंगे जो नेचुरल गैस का यूज करते हैं। तो एक तो ये कंज्यूमर बिहेवियर भी चेंज होगा और ज़्यादा प्रोडक्शन भी होगा, तो ये कहीं ना कहीं हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए फ्रेंडली है। हालांकि कंज्यूमर के पॉकेट के ऊपर बोझ पड़ेगा क्योंकि महंगा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एनवायरमेंट के लिए अच्छा है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन? एक तो आप एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाइए, वेस्टेज को रोकिए, डिमांड कंजर्वेशन, डिमांड को कम कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए बैटरी में और स्टोरेज में, तभी तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चलेंगे ना। अब बैटरी के अंदर एक बढ़िया बैटरी लेके आइए, कम दाम वाली बैटरी लेके आइए, स्टोरेज के ऊपर फोकस कीजिए, है ना। स्केल अप विंड एंड सोलर एनर्जी, यही वो मौका है जब विंड और सोलर एनर्जी को एकदम से शूट करने की जरूरत है। क्योंकि जब देखिए कोई कहते हैं ना आपदा में अवसर, तो ये एक आपदा है, इस आपदा को अवसर में हमें बदलना चाहिए। विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का और ज्यादा यूज करना चाहिए। फाइनली COP26 की इन्होंने इसमें कंक्लूजन दिया है। इन्होंने कहा है कि COP26 में सारे के सारे वर्ल्ड लीडर्स को एक साथ बैठना चाहिए और इस सारे मुद्दों पे बात करनी चाहिए। हम लोगों को ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, ग्रीन सोर्सेज का यूज करना चाहिए, कोल और पेट्रोल के यूसेज को कम करना चाहिए और नेचुरल गैस के और विंड और सोलर को यहाँ पे प्रमोट करने की जरूरत है। तो एक लॉन्ग टर्म तरीके से सोचना चाहिए वर्ल्ड लीडर्स को। ठीक है, तो ये हो गई आज हमारी अक्टूबर 3 और अक्टूबर 4 यानी कि आज के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इंस्टाग्राम भी चलाते हैं तो यहाँ पे भी आपके लिए बहुत सारी करंट अफेयर की पोस्ट हम लेके आते हैं, आप इससे हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और व्हाट्सएप का नंबर भी नीचे दिया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि हमारे एफर्ट हम लोग कंटिन्यू रखें, देखिए इसमें बहुत सारा समय लगता है, रिसोर्सेज लगते हैं, तो आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।